अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कप। सो जनरल ओपीडी टॉपिक्स में आज का हमारा टॉपिक होगा कफ। हाउ टू अप्रोच टू अ कफ। ठीक है ना। आपके ओपीडी में आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आएंगे कफ की कंप्लेंट लेके, तो आपने कफ को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है ना, उसका प्रॉपर जो उसकी कॉज है उसको कैसे ढूंढना है। नाउ व्हाट इज कफ? कफ इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर लंग्स एंड एयरवे। ठीक है ना, जो हमारी जो कफ है इट इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन फॉर लंग्स एंड एयरवेज। ये हमारे लंग्स और एयरवेज के लिए एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन काम करती है। ठीक है ना। जब भी अगर किसी ने एस्पायर कर लिया, कोई भी चीज़ एस्पायर कर लिया, तो कफ हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी, एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन, एज ए कफ करेगी, ताकि वो जो एस्पायरेशन चीज़ है जो हमने एस्पायर किया वो बाहर निकल जाए। या हमने कोई चीज़ इनहेल कर ली है, ठीक है ना, नॉक्शियस सब्सटेंस लाइक डस्ट है, स्मोक है, कोई भी एलर्जन है, ठीक है, जो जाके हमारे इरिटेट कर रही है हमारे स्लेरस को, ट्रेकिया को, तो हमारी बॉडी उसको प्रोटेक्ट करेगी बाय कफिंग। अब नाउ वी विल डिवाइड द कफ क्लासिफाई। अब ना कफ को क्लासिफाई करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वी कैन क्लासिफाई द कफ इन एक्यूट। अगर कफ है लेस देन 3 वीक्स के, लेस देन 3 वीक्स है कफ, तो इट कुड बी एक्यूट कफ। कॉजेज क्या हो सकती हैं? ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन चल रहा है, अगर पेशेंट ने कोई एस्पायरेशन की है, या इनहेलेशन ऑफ डस्ट, स्मोक, पॉलेंस, कोई भी नॉक्शियस सब्सटेंस है, ठीक है, तो इन 3 कॉजेज से क्या हो सकती है, कफ हो सकती है। और इनका ड्यूरेशन अगर लेस देन 3 वीक्स होगा ड्यूरेशन, तो दीज 3 पॉसिबिलिटीज कैन बी। ठीक है। अब नेक्स्ट इज द सब एक्यूट कफ। सब एक्यूट कफ इफ ड्यूरेशन इज फ्रॉम 3 to 8 वीक्स। अगर ड्यूरेशन चल रहा है 3 to 8 वीक्स का, तो सब एक्यूट हो सकती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? द पोस्ट वायरल ट्यूसिव कफ। ठीक है ना, वायरल इन्फेक्शन के बाद जो कफ होती है उसको हम पोस्ट वायरल ट्यूसिव कफ बोलते हैं। एंड ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, ये 2 कॉजेज हैं हमारे पास सब एक्यूट कफ की। ड्यूरेशन क्या होगा? 3 to 8 वीक। नाउ क्रॉनिक कफ, इफ द कफ ड्यूरेशन इज मोर देन 8 वीक्स। अब इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? कॉजेज कुड बी कार्डियोपल्मोनरी कॉजेज। अगर किसी पेशेंट को कफ चल रही है मोर देन 8 वीक से, मोर देन 2 मंथ से, तो कॉजेज क्या हो सकती हैं? कार्डियोपल्मोनरी कॉजेज। अब कार्डियोपल्मोनरी कॉजेज हो सकती हैं तो हम क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती हैं, या कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। अब अगर आपके पास पेशेंट आता है क्रॉनिक कफ की कंप्लेंट लेके, अगर आप उसका उससे ड्यूरेशन पूछते हैं, अगर वो कंप्लेन करता है मोर देन 2 मंथ की कंप्लेंट की, तो देन यू विल गेट चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे आप उसका लेंगे। अब चेस्ट एक्सरे जब लेंगे तो 2 काजेज हो सकती हैं, या तो चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल हो सकता है, या तो नॉर्मल हो सकता है। अगर एबनॉर्मल होगा तो जो फाइंडिंग होगी उसके मुताबिक बंदा उसका डायग्नोसिस बन जाएगा। एबनॉर्मल क्या हो सकता है? या इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन हो सकते हैं, या कार्सिनोमा हो सकता है। नाउ कफ, chronic cough with normal chest x-ray। chronic cough with normal chest x-ray, what are the differentials हो सकते हैं? the cough variant asthma, पेशेंट को एस्थमा है, कफ एस्थमा की वजह से कफ चल रही है, या गर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है, या ड्रग्स लाइक एस इनहिबिटर, पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, वो एस इनहिबिटर यूज कर रहा होगा, और द पोस्ट नेजल ड्रिप और द पोस्ट नेजल डिस्चार्ज एंड द कफ हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये 5 कॉजेज हो सकती हैं रिलेटेड टू कफ, क्रॉनिक कफ विद नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। Now we will talk about what are the most common causes of the cough. Most common causes of cough include common cold, the influenza virus, some allergies, asthma, bronchitis, COPD, pneumonia, sinusitis, TB, GERD, heart failure, lung carcinoma, and some medicines like ACE inhibitors. तो ये कॉजेज हो सकते हैं हमारे कफ की। नाउ पेशेंट आपके पास आ गया कफ की कंप्लेंट लेके, नाउ यू विल टेक हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आप क्या इंटरेस्टेड है? सबसे पहले पूछने की व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द कफ, आइदर द कफ इज ड्राई और प्रोडक्टिव। इफ द कफ इज ड्राई, द
cause could be asthma or congestive heart failure. Heart failure or cause due to some asthma. If the cough is productive, then cause due to COPD और pneumonia और bronchiectasis, तो ये causes हो सकती हैं प्रोडक्टिव कफ। अब उसके बाद आपने क्या पूछा है उनसे, द एक्सोजर्बेटिंग एंड द रिलीविंग फैक्टर, किन से कफ ज्यादा होती है या कम होती है, बट आर द एक्सोजर्बेटिंग एंड द रिलीविंग फैक्टर, लाइक इन एस्थमा एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एस्थमा कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जैसे कफ जो होती है इट इंक्रीजेस बाय लाइन, जैसे पेशेंट लेटेगा कफ इंक्रीजेस and it decreases by sitting or standing. By sitting and standing, cough decreases. Now, other thing you will ask about the associated symptoms. आप क्वेश्चन से associated symptom के बारे में पूछेंगे, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। Severity, how much severity, severity कब का severity का करेक्टर severity पूछेंगे। टाइमिंग पूछेंगे, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग से क्या मतलब है, एक्यूट है या क्रोनिक है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, पेशेंट को कंप्लेन कर देगा कि मुझे इतना टाइम से कफ है। नाउ नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन, इफ द ड्यूरेशन, इफ कफ इज इन द मॉर्निंग इट कुड बी ड्यू टू एस्थमा। कफ ड्यूरेशन, एस्थमा वाली कफ जो होती है वो मॉर्निंग में ज्यादा होती है, एंड द नॉक्चर्नल नाइट टाइम्स वाली वो होती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अगर मॉर्निंग टाइम्स में कफ ज्यादा है तो इट कुड बी ड्यू टू एस्थमा, इफ इन नॉक्चर्नल नाइट टाइम है तो इट ड्यू टू सम डिजीज लाइक कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नाउ these will you will take the history taking for cough. Now अब जो हमने ये पढ़े हैं, ज्यादातर जो आपके पास पेशेंट आता है ओपीडी में कंप्लेंट ऑफ क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक कफ की कंप्लेंट लेके आता है, मोर देन 2 मंथ की उसकी हिस्ट्री होती है, तो आपने उसको अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच टू क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ की अप्रोच के लिए आपकी कोई हिस्ट्री हेल्प करेगी। हिस्ट्री में आपने, अगर पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है हिस्ट्री ऑफ फीवर, एनी जॉइंट पेन एंड स्किन रैशेस, तो इट कुड बी ड्यू टू सम इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस लाइक sarcoidosis, vasculitis, interstitial lung diseases। तो आप ये बाद में इनको डिफरेंशियल करना है, रूल आउट करना है कि कौन सी डिजीज है। इफ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ फीवर, स्पूटम, weight loss and night sweats, it could be due to tuberculosis, TB. If the patient complains of weight loss or hemoptysis, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, उसको हेमोप्टेसिस है, तो क्या हो सकता है, लंग कार्सिनोमा। इफ पेशेंट कंप्लेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ बर्निंग पेन, कफ विद हिस्ट्री ऑफ बर्निंग पेन, इट कुड बी GERD. नेक्स्ट इज द पोस्ट नेजल ड्रेनेज, पेशेंट कंप्लेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्नीजिंग, स्नीजिंग कंप्लेन करता है, पोस्ट नेजल ड्रिप एंड द थ्रोट क्लियरिंग, पेशेंट कहता है कि मुझे छींकें बहुत आती हैं, गले में घेरा गिरता है, बार बार मुझे गला साफ करना पड़ रहा है, तो ड्यू टू पोस्ट नेजल ड्रेनेज। एंड द लास्ट इज द ड्रग्स, ड्रग्स लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो वो अगर आप उनसे पूछना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं, अगर वो कहेगा मसला है तो might be he is taking ACE inhibitor and the ACE inhibitors are causing cough. Now, so these are the some differentials to rule out chronic cough. Next is to examine the patient of chronic cough. अगर पेशेंट आपके पास आया है कफ लेकर तो आपने इसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन में यू आर इंटरेस्टेड इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या चेक करना है, क्लबिंग। क्लबिंग किस में होती है, द ब्रोंकिएक्टेसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एंड द कार्सिनोमा ऑफ लंग। ठीक है, वैसे तो हमारे पास क्लबिंग की वेरियस कॉजेज हैं। एक अगर हम बात करें पल्मोनरी कॉजेज, देयर आर 3 डिजीजेस इन विच ब्रोंकिक क्लबिंग अकर्स, कार्सिनोमा ऑफ लंग, ILD एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देयर इज द लिम्फ नोड्स पॉजिटिव, lymph adenopathy, it could be due to some TB or any tumor. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप इतना देखना है। अगर आपने नाउ यू विल एग्जामिन द चेस्ट, इन चेस्ट इफ देयर ऑन ऑस्कल्टेशन, इफ देयर आर bronchi, asthma, if there crepitation, creps, it due to some ILD, interstitial lung disease or some any
Infection. If in chest is bronchial breath sound, it due to lung collapse. The lung collapse. Now, these are the cough classification, history taking, causes, and how to approach and examine. Now, how to treat cough. अब पेशेंट कफ की कंप्लेन होगी तो आप जो भी डिफरेंशियल्स करने हैं, डिफरेंशियल्स के मुताबिक आपने डायग्नोसिस बताना है। डायग्नोसिस बनाने के बाद द ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, आपने जो कॉज होगी कफ की उसको ट्रीट करने हैं। उसको ट्रीट करने के बाद आपने कुछ कफ के सिरप, कफ को ट्रीट करना है। अब कफ को ट्रीट करने के लिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ कफ सिरप्स, the cough suppressants and the cough expectorants। वो मेडिसिन जो कफ को सप्रेस करेंगी एंड वो मेडिसिन जो कफ को एक्सपोरेट, जो अगर किसी को प्रोडक्टिव कफ है, कफ एक्सपेक्टोरेंट्स हम तब यूज करते हैं किसी को अगर प्रोडक्टिव कफ हो तब हम जाके यूज करते हैं, ठीक है। कफ सप्रेसेंट में हमारे पास है फर्स्ट ऑफ द डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन हमारे पास है। इनमें पाकिस्तान में जो इनके ब्रांड में हमारे पास आते हैं सिर्फ द हाइड्रोलिन DM एंड द रोंडेस C। दूसरा हमारे पास है क्लोरफेनाइरामीन, उसमें हमारे पास है पल्मोनोल एंड द राइनोल। कफ एक्सपेक्टोरेंट्स में हमारे पास है नंबर 1 गुआफेनेसिन, इसमें हमारे पास आते हैं ब्रोक्सोल, वेंटोलिन एंड द म्यूकोनिल। सेकेंड हमारे पास है एम्ब्रोक्सल में हमारे पास एम्ब्रोक्सल सिरप यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ट्रीट करना। एक और चीज, अगर पेशेंट आपके पास आया और वो कंप्लेन कर रहा है विद कफ विद स्पूटम, उसको स्पूटम भी साथ आता है, तो यू विल आस्क अबाउट द कलर ऑफ स्पूटम। कलर ऑफ द स्पूटम, इफ द कलर ऑफ स्पूटम इज येलो, इट कुड बी ड्यू टू सम infections. If the color of sputum is white, it could be normal or it is present in asthma. Normal or asthma. If the sputum color is green, it could also due to some infections. If the sputum color is pink or red, it could be due to some malignancies like lung carcinoma, ठीक है। तो स्पूटम के कलर ये हो सकते हैं, येलो या ग्रीन जो होगा वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा। अगर व्हाइट है स्पूटम का कलर, इट कुड बी ड्यू टू नॉर्मल और इन एस्थमा। एक अगर है पिंक है या रेड कलर है, अगर वो स्पूटम में आ रहा है तो हिमोप्टेसिस कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। और वो किस में होगा, या तो हिमोप्टेसिस हो सकता है लंग कार्सिनोमा में या ब्रोंकिटिस में हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट काउ।